बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आरबीआई ने बोला है कि सरप्लस में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होने की वजह से फॉरेक्स एस रिजर्व डिप्लीट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या? So in today's class at Chal Academy, we'll be understanding what exactly is balance of payments, इसका impact क्या है, इसके components क्या है, and everything related to it. Now let us start with understanding कि आखिर balance of payment है क्या। जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें यह दर्शाता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में, इंडिया के बाहर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका ये कल्मिनेशन है। बेसिकली ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। अगर इंडिया में हम हैं और हमें बाहर से कोई सामान खरीदना है या किसी को बाहर से इंडिया का सामान खरीदना है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, दैट विल ऑल बी इंक्लूडेड इन बीओपी। यहां पर जो हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट भी कर सकती है, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, फर्म्स एंड बॉडीज कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व। सो अगर हमें सिंपल तरीके से समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है जो एक कंट्री का उसके बाहर से होता है। नाउ इसीलिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कहते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन वी कॉल बैलेंस ऑफ पेमेंट एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एज वेल। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने समझ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमें दिखाता है बेसिकली कि कैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस है एट प्रेजेंट हमारी कंट्री का, कि क्या हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है चीजों को इंपोर्ट करने के लिए, और अगर हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो हमें एक्सपोर्ट और करना पड़ेगा ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आ सके। तो ये सब समझने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा ताकि हम अपने कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फर्दर कैरी आउट कर सके फॉरेन कंट्रीज के साथ। फर्दरमोर इसको एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है ये समझने के लिए किसी एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट बढ़ रही है या फिर घट रही है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को ट्रेड और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है यहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में वी आर फोकसिंग ऑन दोज गुड्स, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दोज गुड्स इन इकोनॉमी जिनको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी हो, ताकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े। बट मैम आप बार बार फॉरेक्स रिजर्व्स की क्यों बात कर रहे हो, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? इसीलिए अब हमें समझना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट, वी हैव करंट अकाउंट। दूसरा मेजर कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जितनी भी इनकम की आवाजाही होती है वो हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। इसीलिए करंट अकाउंट में जितना भी ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं वी इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस जितना भी आता है, कमर्शियल बोरिंग्स एंड फंडिंग्स फर्दर। नाउ करंट अकाउंट जो है इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इन टू पार्ट्स जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस करंट अकाउंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज टू पोर्शंस। जो पहला पोर्शन है वो है गुड्स का जो कि विजिबल्स है, जिनको हम देख सकते हैं।
और वो अकोमोडेट करता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि है बेसिकली वो स्टेटमेंट जिसमें कंट्री के सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट होते हैं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, इसमें इनकम पास होता है सारे विजिबल्स एज वेल एज इनविजिबल्स। जब मैं इनविजिबल्स बोल रही हूं, मेरा मतलब है सर्विसेज से, तो यहां पर सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बट जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, it will include only transaction related to goods. Now we have already understood this. अब capital transfers की अगर हम बात करें, तो capital transfers means transfers related to assets and liabilities. Balance of trade is a component of current account, इसलिए यहां पर ये included नहीं है, बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो करंट अकाउंट का जो एक सब पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो हमें एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग देता है कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस की। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, दैट गिव्स अस अ कंप्लीट व्यू अबाउट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री। कंपोनेंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही फेवरेबल एंड अनफेवरेबल हो सकते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग द टर्म बैलेंस, इट हैज ऑलवेज टू टैली। दैट मीन्स अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे कंपोनेंट्स को सम अप करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट 0 आना चाहिए। नाउ यू विल से हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। लेट अस टॉक अबाउट हाउ दैट कैन बी डन. Now we have just talked about how we have two main components, of balance of payment. So there were two main components, that was current account and then we had capital account. So for ease of understanding, for the purpose of accounting at the broader level, central banks forex reserves, all the foreign exchange reserve that is kept with RBI, that is included in the capital account, right? That is included in the capital account. Now, when all the components, when we are talking about current account and capital account, when they are considered, the whole sum should come into 0. That means both the sides of the account, that is debit and credit, should be 0. Debit and credit should come to 0. But this is an ideal scenario. It does not happen. जो ये सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ये हर वक्त नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, और इसी वजह से हमें सरप्लस या डेफिसिट में यूज करना पड़ता है अपना फॉरेक्स रिजर्व। सो वट एवर इज द डेफिसिट, जितना भी टैली में कम आ रहा है, अगर नेगेटिव है, वो जो डेफिसिट है वो जो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व रखा गया है उससे उसकी भरपाई की जाती है। इसीलिए हम उसको बीओपी डेफिसिट भी कहते हैं। वी कॉल इट बीओपी डेफिसिट। एंड दिस आइडिया कि ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल टू 0 होने चाहिए या क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ payments. That is why we use the term balance in the balance of payment. Now, अभी मैंने इतनी बात की तो यहां पे ये बात आ गई है कि डिसइक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। जब भी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को साथ में लाएंगे, अभी के लिए हम फॉरेक्स रिजर्व्स को अलग रख रहे हैं, जब भी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करेंगे तो उसमें इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी कहा, दो पॉसिबिलिटीज हैं, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव एज वेल। नाउ इफ इट इज पॉजिटिव, it needs to be counterbalanced. If it is negative, then also it needs to be
counterbalanced. And for that is when we bring in the forex exchange reserve. This deficit or surplus is further counterbalanced by whatever forex reserve that country has kept. उस country ने जितना भी forex reserve रखा हुआ है उसमें से पार्ट यूज होगा इसको बैलेंस करने के लिए. इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी हम कंसिडर करते हैं, फॉरेक्स को हटा के, चाहे वो सरप्लस हो चाहे वो डेफिसिट हो, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट करेंगे. तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो हमारा नेगेटिव है तो हमें फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे उसे बैलेंस करने के लिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट करेंगे. बट अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तो हम उसमें से फॉरेक्स रिजर्व निकाल के स्टोर करेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे. Now on this note we have understood all the major components related to balance of payment. We have also understood कि कैसे यहां पर disequilibrium create होता है. Now as I started this particular session on the note कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में बात होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, आरबीआई का इंडिकेशन है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं. When I started this conversation, we said that there has been a BOP crisis जिसकी वजह से LPG रिफॉर्म्स हुए. साथ ही साथ हमने बात की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से ही हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े या घटे, आरबीआई अक्सर बता रहा रहता है. इससे हमें पता चलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक वाइटल टूल है कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ जज करने के लिए, ताकि वो ग्लोबल इकोनॉमी में कैसा परफॉर्म कर रही है हमें ये पता चलता रहे. एंड इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बैलेंस आया है उसको करेक्टली एड्रेस करें और उसको एड्रेस करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स रखें. अदरवाइज इट माइट लीड टू अ सिचुएशन वेयर there is BOP crisis which happened in 1990s in India. Now this can be done in various ways. हम BOP का जो डेफिसिट है उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल एड लेना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, ताकि हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व रहे. एंड अगेन पॉइंटिंग आउट दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to maintain and assess health of a nation's economy. On this note, we are ending this session. Thank you so much.